हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। एक सीरीज हमने शुरू किया है सिलेबस के माइक्रो एनालिसिस का, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर के दोनों पार्ट पर डिस्कस किया था, यानी कि फर्स्ट पेपर का खंड क और खंड ख। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं सेकंड पेपर का जो खंड क है, काव्य खंड, जिसमें कविताएं लगी हुई हैं फर्स्ट पेपर में। आज इस पे ही हम लोग बातचीत करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पेपर का जो पहला खंड है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, ये जितने भी सारे टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लेते हैं तो आप फिर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सेकंड पेपर में आप बहुत आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। और यदि आपने कोचिंग क्लासेस कर ली है तो भी आपके काम का है, नहीं किया है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन, अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग मेरी क्लास कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो कोई भी जिसका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, वो इस सेशन का लाभ उठा सकता है। सेकंड पेपर के खंड क में हर एक टॉपिक, जितनी रचनाएं लगी हुई हैं, 12 कवियों की रचनाएं हमें पढ़नी है। यदि आपको सिलेबस के बारे में आइडिया हो तो मैं बता दूं, 12 कवियों की रचनाएं हमें पढ़नी है और 12 कवियों के प्रत्येक रचनाओं पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ये चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का एक नया बैच शुरू हुआ है अभी, और अक्टूबर बैच, इस बैच को ज्वाइन करें। वैसे इसमें एडमिशन के लिए अभी 25 अक्टूबर तक इसमें ये एडमिशन ओपन है और कुछ दशहरा स्पेशल कुछ आपको फी में कंसेशन मिल रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें 3 तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें है कि जो लोग प्रिपरेशन जिन्होंने शुरू कर दिया है उनके लिए, जो अगले वर्ष एग्जाम देंगे उनके लिए, और जो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और उनको 2 या 3 वर्षों के बाद एग्जाम देना है, वे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इस कोर्स में पूरी क्लास तो है ही, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है। आप जब भी एग्जाम दें, टेस्ट सीरीज आप यहाँ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ ही इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। काव्य खंड में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, जो पहले कवि लगाए गए हैं हमारे सिलेबस में, वो है कबीर दास। तो कबीर दास पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये कि कबीर ग्रंथावली हमें पढ़नी है, जो सिलेबस में हमें दिया गया है, और इसके शुरू के बस केवल 100 दोहे हमें पढ़ने हैं। 100 दोहे कह ले या साखी कह ले आप, इन पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, माइक्रो एनालिसिस किया है। इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन बने, और यदि इसके बाद कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न बनता भी है, तो अगर आपने इतने टॉपिक कर लिए हैं तो आप आसानी से दूसरे ऐसे किसी भी प्रश्न को लिख सकते हैं। कबीर को जब आप पढ़ें तो सबसे पहले कबीर का व्यक्तित्व, क्योंकि कबीर के व्यक्तित्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीर का व्यक्तित्व थोड़ा क्रांतिकारी है, और एक उनके व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि एक आक्रोश दिखाई पड़ता है, विद्रोह की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो कबीर के व्यक्तित्व को लेकर सवाल पूछा जाता है कि कबीर जो है वो स्वभाव से विद्रोही हैं, या फिर विरोध का एक अपार साहस उनके अंदर दिखाई देता है, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। तो कबीर के व्यक्तित्व को खूब अच्छे तरीके से आप देखें। फिर कबीर की भक्ति या साधना पद्धति, मूल रूप से कबीर भक्त हैं, तो भक्ति उनकी कैसी है, भक्ति की पद्धति कैसी है। बेशक हम जानते हैं निर्गुण भक्ति है, लेकिन निर्गुण भक्ति का स्वरूप कैसा है। और कबीर की भक्ति काफी चर्चित भी है, क्योंकि इसमें सगुण और निर्गुण दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसलिए कबीर की भक्ति भावना का स्वरूप स्वदेशी या विदेशी। फिर कबीर का काव्य, यानी कबीर की कविता कैसी है, क्योंकि कबीर भक्त तो हैं, लेकिन उन्हें
पारंपरिक या शास्त्रीय ढांचे में कवि कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कविता करने के लिए कविता नहीं करते, बल्कि वो अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हैं, अपने ब्रह्म के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उनकी कविता कैसी है, इस पर भी एक वाद विवाद रहता है। तो कबीर का काव्य, ठीक है ना, इसके बाद कबीर का काव्य योग और भक्ति का समन्वय। कबीर के यहाँ योग और भक्ति का समन्वय हुआ है। कहा जाता है कि दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ कबीर के यहाँ दोनों का समन्वय है। और कबीर का दर्शन, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी तैयार करिए। फिर कबीर की सामाजिक चेतना, बेशक वो एक भक्त कवि हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी चिंता है, समाज के प्रति उनकी संवेदना है, जो उनकी रचनाओं में दिखाई देती है, उसे हम यहाँ व्यक्त करेंगे कि समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। कबीर का रहस्यवाद, एक संत भक्त होने के नाते रहस्यवादी भी हैं कबीर। कबीर की उलटबासी, उलटबासियां कबीर बुझाते हैं या उलटबासियों में लिखते हैं, जो पुराने सिद्धनाथ संतों की परंपरा रही, उसी परंपरा में कबीर भी ऐसे उलटबासियां लिखते हैं। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। तो इस तरह की उलटबासियां क्यों कहते हैं कबीर, क्या उद्देश्य है, उलटबासियों का स्वरूप कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, वगैरह वगैरह। कबीर की भाषा सबसे चर्चित एक मुद्दा है। कबीर की प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या, जो 100 दोहों में से महत्वपूर्ण है, उनकी व्याख्या। तो ऐसे कबीर पर इतने सारे टॉपिक बनते हैं। अगर आप कबीर को पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो केवल इन टॉपिक पर आप स्टडी मटेरियल अरेंज कर लें, पढ़ लें, तो फिर आपका काम चल जाता है। कबीर के बाद जो सेकंड कवि हैं वो है सूरदास, और सूरदास का भ्रमर गीत हमें पढ़ना है। भ्रमर गीत के शुरू के 100 पद पढ़ने हैं। इसमें हम लोग टॉपिक तैयार करेंगे कबीर की भक्ति, सबसे पहले भक्त होने के नाते, भ्रमर गीत परंपरा और सूरदास का भ्रमर गीत, यानी कि भ्रमर गीत परंपरा में सूर का जो भ्रमर गीत है वो कैसा है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, और क्यों सूर का भ्रमर गीत इतना चर्चित है, ये सारे मामले। भ्रमर गीत सार में सूर की मौलिक उद्भावनाएं, क्या सूर ने परंपराओं का निर्वाह करते हुए भ्रमर गीत लिखा है, या उसमें उनका अपना कुछ मौलिक रचनात्मक क्षमता भी व्यक्त हुई है, उनकी मौलिक उद्भावनाएं भी व्यक्त हुई हैं, ये चीजें इसमें हम लोग दिखाते हैं। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, एक ये भी कॉमन क्वेश्चन बनता है कि भ्रमर गीत लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, भक्ति भावना या उसके साथ साथ कुछ और। भ्रमर गीत में प्रेम की अभिव्यक्ति, सूर को हम जानते हैं कि सूर प्रेम और श्रृंगार और वात्सल्य के कवि हैं, और भ्रमर गीत उनका एक श्रृंगारिक रचना है। तो प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, ये हम इसमें दिखाएंगे। एक टॉपिक बनता है कि भ्रमर गीत एक श्रेष्ठ उपालंब काव्य है ना। उपालंब यानी कि उलाहना, उपालंब का मतलब होता है उलाहना, शिकायत। तो हम देखते हैं कि भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव से जो शिकायत अपनी दर्ज की है कृष्ण को लेकर, और कृष्ण के साथ जुड़े हुए जितनी बातें हैं, चाहे वो मथुरा हो, मथुरा के लोग हों, उद्धव हों, या फिर मथुरा में बहने वाली नदी कालिंदी यानी कि यमुना, सबके बारे में गोपियों ने उलाहना अपनी दी है, अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। तो एक श्रेष्ठ उपालंब काव्य भी बन जाता है भ्रमर गीत। तो उपालंब के क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं के आलोक में हम दिखाएंगे कि भ्रमर गीत कैसे एक श्रेष्ठ उपालंब काव्य है। फिर एक बनता है कि भ्रमर गीत एक श्रेष्ठ विप्रलंब काव्य, और विप्रलंब का होता है आसे वियोग, है ना। तो एक श्रेष्ठ वियोग काव्य भी है भ्रमर गीत। हम सब जानते हैं कि भ्रमर गीत में राधा और गोपियों के वियोग को व्यक्त किया गया है। सूर ने अपनी भक्ति भावना को राधा और गोपियों के माध्यम से व्यक्त किया है, और श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग। सूरदास के भ्रमर गीत में वियोग पक्ष को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। उनके यहाँ वियोग जो है वो दीर्घकालिक है, संयोग जो है अल्पकालिक है, और वियोग जो है वो दीर्घकालिक है। वियोग को महत्ता दी गई है, तो वियोग। इसके बाद भ्रमर गीत में सगुण निर्गुण विवाद, एक प्रश्न ये बनता है, और ये काफी चर्चित प्रश्न ये भी है
कि सूर ने गोपियों के जरिए सगुन भक्ति की धज्जियां उड़ाई हैं। एक बार यूपीएससी में पूछा गया, यानी कि सूरदास जो हैं वो सगुनवादी हैं और निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं। सगुनवादी होने के नाते सगुन का पक्ष लेते हैं और निर्गुण भक्ति का विरोध करते हैं, निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं। सगुन भक्ति की नहीं, निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या वाकई सूर निर्गुण विरोधी हैं, या उनके यहाँ राधा और गोपियों का जो एक खीज है, जो गुस्सा है कृष्ण और कृष्ण से जुड़े हुए लोगों के प्रति, वो व्यक्त हुआ है? असल में निर्गुण भक्ति का वो विरोध नहीं करते, सगुण और निर्गुण दोनों के प्रति उनकी आस्था है, उनके गुरु वल्लभाचार्य जी की आस्था रही। तो ये सारी बातें इसमें। भ्रमर गीत में ग्राम और नगर संस्कृति की टकराहट, भ्रमर गीत में प्रकृति चित्रण, भ्रमर गीत में सुर की सामाजिक चेतना कैसे व्यक्त हुई है, सुर काव्य में दर्शन, सुर काव्य में वक्रता और वाग विदग्धता। वक्रता यानी कि बातों का बांकपन, और वाग विदग्धता का मतलब होता है कहने की कला, है ना, बात कहने की कला, बात कहने की कला। तो आप देखेंगे कि सूर ने एक ही बात को घुमा घुमा कर कई तरीके से कहा है। कृष्ण के जाने के बाद राधा और गोपियां, गोकुल के लोग जिस वियोग की दशा में हैं, उस वियोग को व्यक्त करते हैं। बात इतनी सी है, लेकिन सूर ने उसे कई पदों में अलग अलग भावों में भाव विभोर होकर, या उसमें अब पूरे तरीके से उस भक्ति भावना में डूबकर अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो वाग विदग्धता उनकी देखते बनती है भ्रमर गीत में। एक ही बात को कई भिन्न भिन्न तरीकों से वो व्यक्त करते हैं। तो सुर काव्य में वाग विदग्धता कैसी है? ये सुर की भाषा, अलंकार योजना, बिंब योजना, उनका शिल्प पक्ष भ्रमर गीत का, लेकिन खासकर इसमें बिंब और अलंकारों का उल्लेख और उनकी भाषा, ये महत्वपूर्ण है। अलंकारों को लेकर भी पूछा गया है कि सुर के भ्रमर गीत में या सुर के यहाँ उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा देने की झक सी दिखाई देती है ना। सुर के यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। तो अलंकार पे सवाल पूछा गया है, बिंब पे भी। और फिर सुर के भ्रमर गीत की प्रासंगिकता, आज सुर के भ्रमर गीत को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, और फिर महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। इसके बाद तीसरे कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनसे संबंधित कुछ टॉपिक आप देखिए, जिसको पढ़ते समय आप अगर इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है, फिर कोई सवाल नहीं छूटता। जैसे तुलसीदास की भक्ति भावना, तुलसी की भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष। तुलसी का काव्य लोक मंगल को लेकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात पर बल दिया है, लोक मंगल पर, और सुर को अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी त्रिवेणी, उसमें सुर, तुलसी और जायसी को शामिल किया है, और उसमें तुलसी की बहुत प्रशंसा की है कि तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की चेतना प्रमुख है। तो लोक मंगलकारी पक्ष दिखाना है। तुलसी काव्य में दर्शन, तुलसी की सामाजिक चेतना, युगबोध, यानी कि तुलसी अपने रामचरितमानस और कवितावली में अपने युग, अपने समय और समाज को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये। फिर तुलसी की समन्वय चेतना। अगर आप राम काव्य को पढ़ेंगे तो राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना। राम काव्य में सारे परस्पर विरोधी विचारों का समन्वय दिखाई देता है। फिर एक है तुलसी काव्य में कलयुग और राम राज्य की परिकल्पना, इसको तैयार कर लीजिए। तुलसी काव्य स्त्री और शूद्र का चित्रण। प्रायः तुलसी पे आरोप लगते रहे हैं कि गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है वो शूद्रों और स्त्रियों के प्रति नकारात्मक है, संकीर्ण है। तो क्या है वास्तविकता, इस टॉपिक में हम देखेंगे। रामचरितमानस का महाकाव्यत्व। रामचरितमानस सुंदरकांड का नामकरण क्यों पड़ा सुंदरकांड। मानस का काव्य सौंदर्य, कवितावली का काव्य सौंदर्य और काव्य रूप, तुलसी काव्य की प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। तो तुलसी काव्य को क्यों पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक आप जरूर तैयार करें। प्रासंगिकता वाला टॉपिक जरूर तैयार करें, क्योंकि प्रासंगिकता पे प्रायः
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथे जो हमारे कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना हमें पढ़नी है पद्मावत। पद्मावत एक प्रेम काव्य है, हम सब जानते हैं, महाकाव्य है पद्मावत, और जायसी की महत्वपूर्ण रचना है। इस पे सवाल कैसे बनते हैं? एक तो पद्मावत की कथा को खूब बढ़िया से जानिए, है ना। वैसे 2 ही खंड हमें पढ़ना है, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, लेकिन आप एक बार पूरी कथा को जानिए कि पद्मावत की पूरी कथा क्या है। इसमें इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है पद्मावत में। कुछ बातें ऐतिहासिक सच है, कुछ बातें कवि की कल्पना है, और साहित्य ऐसे ही लिखा जाता है। तो कितना इतिहास है, कितनी कल्पना है, और दोनों का समन्वय करने में जायसी सफल रहे हैं या चूक गए हैं, ये बातें यहां हम दिखाते हैं। पद्मावत में प्रेम तत्व, एक प्रेम काव्य के रूप में पद्मावत का मूल्यांकन। जायसी का प्रेम तत्व भारतीय है अथवा फारसी, क्योंकि कहा जाता है ये मसनवी शैली में लिखा गया है। तो मसनवी शैली फारसी शैली है, जहां सूफियों ने प्रेमाखानक काव्य लिखे हैं या सूफी काव्य लिखे गए हैं। तो क्या ये भारतीय परंपरा का प्रेम काव्य है या सूफी परंपरा का? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। एक प्रश्न है कि पद्मावत अनियोक्ति या समासोक्ति? अनियोक्ति का मतलब होता है कि जहां किसी बात का अन्य अर्थ भी अभिव्यंजित हो, है ना। कोई बात कही जा रही है, उसमें जो बात कही जा रही है वो अभिधात्मक रूप से भी हो और उसका एक अन्य अर्थ भी व्यक्त होना चाहिए, तो उसे अनियोक्ति कहते हैं, है ना। जहां एक अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अनियोक्ति का मतलब कोई बात कही जा रही है कुछ और उसका अर्थ निकल रहा हो कुछ और समासोक्ति का मतलब है कि उसमें जो बात कही जा रही है वो उसका अभिधात्मक अर्थ वही है, कुछ कुछ संकेत दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पद्मावत के बारे में हम ये अलंकार है, समासोक्ति और अनियोक्ति अलंकारों का नाम है। तो हम देखते हैं कि पद्मावत में दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और कवि जायसी ने कुछ बातें तो सूफी तरीके से अपनी कही है, जिसमें प्रेम की अभिव्यंजना उनकी सूफी परंपरा से है, जहां पद्मावत जो है वो केवल एक नायिका नहीं है इस कहानी की, बल्कि वो खुदा की प्रतीक भी है। वो पीर है, और जो राजा रत्नसेन है जो उनके प्रेम में है, उसे मुरीद कहा गया है, और मुरीद अपने पीर या कह लीजिए जो भक्त है, साधक है, वो अपने खुदा को पाना चाहता है, और इसी संदर्भ में रत्नसेन पद्मावती को हासिल करना चाहते हैं, और पद्मावती को हासिल करने के लिए वो तरह तरह से त्याग करते हैं वगैरह। तो एक इसकी अभिव्यंजना में एक अनियोक्ति भी है, एक इसमें सांकेतिक अर्थ भी आप कह लीजिए, एक इसमें है, एक रूपक के रूप में इसे आप देख सकते हैं कि एक तो लोक कथा है, साथ ही साथ इसमें उस सूफी परंपरा के हिसाब से सांसारिक प्रेम के जरिए गैर संसारिक या असंसारिक प्रेम का वर्णन है, जिसे सूफी परंपरा में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात कही गई है। सांसारिक प्रेम के जरिए असंसारिक या लौकिक प्रेम के जरिए अलौकिक प्रेम की बात, तो ये इसमें दिखाना है। और दूसरा पक्ष समासोक्ति में दिखाना है कि नहीं, ये मुख्य रूप से एक लोक काव्य ही है। कुछ इसके अर्थ अगर ऐसे लेने हैं किसी को, अन्य अर्थ तो ले सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये लोक काव्य। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित है, ये विरह वर्णन, इस पर सवाल पूछा जाता है। पद्मावत में लोक तत्व, जायसी का रहस्यवाद, पद्मावत एक त्रासदी काव्य के रूप में इसका मूल्यांकन करें। त्रासदी काव्य कहते हैं जिसका अंत ट्रेजिक हो, अंत दुखांत हो, कथा दुखांत हो, उसको त्रासदी कहते हैं। और पद्मावत का अंत भी दुख में होता है, करुणा में होता है। तो क्या पद्मावत को एक त्रासदी काव्य कह सकते हैं? ये इसमें दिखाना है। पद्मावत एक प्रबंध के रूप में इसका मूल्यांकन करिए, एक प्रबंध काव्य है। तो पद्मावत की प्रबंधात्मकता, भारतीय शैली या मसनवी शैली, पद्मावत का शिल्प पक्ष, पद्मावत की प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। पद्मावत की प्रासंगिकता भी देखेंगे, क्या आज के समय में क्या प्रासंगिक है। इसके बाद 5वें कवि हैं बिहारी, और उनकी रचना हमें पढ़नी है बिहारी रत्नाकर। उसमें 100 दोहे शुरू के पढ़ने हैं।
इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो है सतसई परंपरा और बिहारी सतसई। सतसई की एक परंपरा है जो संस्कृत से चली आ रही है। पाली, प्राकृत सभी भाषाओं में सतसई परंपरा में रचनाएं लिखी गई। बिहारी का सतसई कैसा है और उसका क्या वैशिष्ट है, काव्य सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य क्या है, ये सारी बातें। बिहारी सतसई गागर में सागर, कैसे कम में उन्होंने बड़ी बातें कही है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटल लगे घाव करे गंभीर। तो कम में, गागर में कैसे बिहारी ने सागर भरा है, ये इसमें हम बताएंगे। बिहारी काव्य में प्रेम, बिहारी सतसई में समाज, बिहारी की भक्ति भावना, बिहारी का काव्य शिल्प और फिर महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या। तो बिहारी पे ये सवाल पूछे जाते हैं। बिहारी पर इतना कर लिया तो पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। छठे कवि जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और इनकी रचना पढ़नी है भारत भारती, जो 1912 की रचना है। और हम सब जानते हैं कि उस समय इस रचना का बड़ा महत्व था। एक राष्ट्रीय उद्बोधन और जागरण की कविता है भारत भारती। इसमें बहुत कम प्रश्न बनते हैं। भारत भारती बहुत सपाट एक अभिधात्मक रचना है, तो बड़े कम सवाल है। बस इसका एक संवेदना पक्ष देख लीजिए, मूल संवेदना क्या है। और मूल संवेदना हम सब जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से गुप्त जी ने यही कहा है, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे हम समस्याएं सभी। तो क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, यही कवि का मूल उद्देश्य है इस कविता में। और ये कविता भी 3 खंडों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो ये कविता बहुत सपाट है, इसीलिए मूल संवेदना को देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि कवि ने क्या कहना चाहा है, और शिल्प पक्ष को एक बार देख लीजिए, महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इसमें ज्यादा घुमावदार नहीं है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी, और इसके 2 सर्ग पढ़ने हैं, चिंता और श्रद्धा सर्ग। कामायनी को आधुनिक हिंदी काव्य का महाकाव्य माना जाता है, बल्कि हिंदी का अंतिम महाकाव्य माना जाता है। और कामायनी पे और इसके बाद जो छायावाद के दूसरे कवि हैं निराला, इन दोनों पे एक सवाल रहना ही रहना है। या तो दोनों पे रहना है, या तो दोनों में से एक पे सवाल रहना ही रहना है। इसीलिए जब आप पढ़ें तो छायावाद के इन 2 कवियों को जरूर तैयार करें, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। प्रसाद जी और निराला जी पे सवाल रहता ही रहता है। बहरहाल अगर हम देखें कामायनी पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो कामायनी मानवता के विकास की कहानी इसको कहते हैं कि ये मानव सभ्यता के विकास की काव्यात्मक कथा है। तो कैसे, क्या है इसमें? कामायनी इतिहास और कल्पना, कुछ इतिहास को लिया है, कुछ कल्पना भी इसमें है। कामायनी का दर्शन, कामायनी एक महाकाव्य के रूप में। कामायनी रूपक तत्व, इसका भी प्रतीकात्मक अर्थ है। अच्छा, कामायनी यहाँ भी अनुयोक्ति और समासोक्ति वाला मामला बनता है, अनुयोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार। कामायनी में जो कथा कही गई है वो भी एक कथा है, और उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। कामायनी में मिथक का प्रयोग किया है प्रसाद जी ने। मिथक का प्रयोग तो वैसे आगे चलकर हम देखते हैं कि मुक्तिबोध ज्यादा करते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में भी मिथकों का प्रयोग किया है। तो मिथक क्या है और कैसे मिथक का प्रयोग किया है? मिथक कहते हैं, मिथ अंग्रेजी का जो मिथ शब्द है उसी से बना है, और मिथ से बना है मिथक। और मिथक का मतलब होता है कुछ ऐसी धारणा, कुछ ऐसी कथा, कुछ ऐसी किंवदंतियां जिसका कोई प्रामाणिक आधार ना हो, कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, कोई तार्किक आधार ना हो, लेकिन उसे हमारे समाज ने सच के रूप में स्वीकार किया है, तो उसे मिथक कहते हैं। ऐतिहासिक मिथक और साहित्यिक मिथक, ऐसे पौराणिक मिथक, कई मिथकों का प्रयोग हम साहित्य में करते हैं। कामायनी मनु, श्रद्धा और ईड़ा का चरित्र चित्रण। कामायनी एक असफल कृति, कुछ लोगों ने कामायनी की आलोचना की है कि कामायनी एक असफल काव्य है, तो उस दृष्टिकोण से मुक्तिबोध की समीक्षा भी देखेंगे हम लोग। कामायनी में प्रकृति चित्रण है, शिल्प पक्ष कामायनी का, और कामायनी की प्रासंगिकता, क्या आज भी कामायनी पढ़ने योग्य है, पढ़ना जाना चाहिए, हमारे लिए जरूरी एक पाठ है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और फिर महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इसके बाद एक कवि, छायावाद के दूसरे कवि हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। राग विराग उनकी पुस्तक है, उसी से ये 2 रचनाएं हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा संपादित। राम की शक्ति पूजा से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? राम की शक्ति पूजा मूल संवेदना। राम की शक्ति पूजा शक्ति की मौलिक कल्पना की बात कही गई है, ये मौलिक कल्पना क्या है? राम की शक्ति पूजा नव जागरण की अभिव्यक्ति है। राम की शक्ति पूजा काव्य नायक राम और कवि निराला दोनों के इस आत्म संघर्ष की अभिव्यक्ति है। आलोचकों ने कहा है कि जिस तरीके से राम की शक्ति पूजा में राम रावण युद्ध के दौरान राम संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में सत्य धर्म नीति न्याय के पक्षधर होने के बावजूद कवि निराला को तमाम उम्र संघर्ष करना पड़ा। एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने से लेकर अपनी आजीविका चलाने तक उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो राम की शक्ति पूजा में एक तरफ यदि राम का संघर्ष मुखर हुआ है, तो प्रकारांतर से कवि निराला का आत्मसंघर्ष भी परिलक्षित होता है। तो इन दोनों को उसमें लिखना है। तो एक टॉपिक ये बनता है, राम की शक्ति पूजा निराला की भक्ति भावना। शक्ति पूजा महाकाव्यात्मकता कैसे एक महाकाव्य है, इस कविता को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। राम की शक्ति पूजा एक छायावादी काव्य के रूप में मूल्यांकन, चूंकि निराला जी छायावादी कवि हैं, तो छायावादी कवि के रूप में शक्ति पूजा का मूल्यांकन। राम की शक्ति पूजा में नाटकीयता, क्या नाटकीयता के तत्व हैं इसमें, क्या है, कैसे है, ये सारी बातें। और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, जो पहला प्रश्न पूछा जाता है व्याख्या का। कुकुरमुत्ता पर अगर हम लोग देखें तो कुकुरमुत्ता पे मूल संवेदना देखिए कि कुकुरमुत्ता में निराला जी ने क्या कहना चाहा है, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, उसका शिल्प पक्ष और राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता के दोनों की तुलना बनती है, क्योंकि एक तरफ जहां राम की शक्ति पूजा इतना उदात्त और उत्कृष्ट आप कह सकते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से इतना एक उपलब्धि मानी जाती है, वही कुकुरमुत्ता की भाषा शैली एकदम सपाट, और सपाट भी कह सकते हैं और कह सकते हैं एकदम शक्ति पूजा के एकदम विपरीत है। शक्ति पूजा में जहां तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है, वहीं कुकुरमुत्ता में एकदम सड़क छाप शब्दों का प्रयोग निराला ने किया है। तो इन दोनों कविता को देखते हुए हम कवि निराला का मूल्यांकन भी करेंगे इसमें, और दोनों कविताओं का वैशिष्ट क्या है, कैसे निराला जी और छायावादी जो एक कल्पना लोक है, छायावाद का जो एक आदर्श है, छायावाद की एक सूक्ष्म विवेचना है, छायावाद की जो लाक्षणिकता है, उससे उतरकर सीधा सपाट यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राम की कुकुरमुत्ता जैसी कविता लिखते हैं। ये इसमें हमें दिखाना है। महत्वपूर्ण अंशों की चर्चा भी करनी है। इसके बाद 9वें कवि हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना हमें पढ़नी है कुरुक्षेत्र। युद्ध पर लिखी गई श्रेष्ठ रचना मानी जाती है कुरुक्षेत्र। आप सब जानते हैं आज भी युद्ध हमारे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध या तो चल रहे हैं या तो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच हो, या युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि युद्ध मानवता के दृष्टिकोण से कितना खतरनाक होता है, कितना मानव विरोधी होता है, मानवता विरोधी होता है। युद्ध में चाहे किसी भी पक्ष की हार और जीत हो, लेकिन सही मायने में हार जो है वो मानवता की होती है, सामान्य जन की होती है, निर्दोष लोग युद्ध में मारे जाते हैं। तो दिनकर जी ने इस पर विस्तार से इस कविता में उन्होंने महाभारत का संदर्भ लेकर इस मुद्दे को उठाया है। इससे सवाल बनते हैं कुरुक्षेत्र की मूल संवेदना, यानी कुरुक्षेत्र में मूल रूप से कहा क्या गया है, कथा क्या है, उद्देश्य क्या है। युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र में युद्ध दर्शन, युद्ध की पूरी फिलॉसफी है, उसको हम यहां देखेंगे। कुरुक्षेत्र मानवतावादी स्वर या मानववादी स्वर, कुरुक्षेत्र में कैसे दिनकर ने मानववादी स्वर को मुखर किया है, कैसे व्यक्त किया है, ये भी हम देखेंगे। एक टॉपिक ये बन जाता है कुरुक्षेत्र का काव्य रूप कैसा है। कुछ लोग इसे मुक्तक कहते हैं, कविता, कुछ लोग इसे प्रबंध काव्य कहते हैं।
दिनकर जी ने खुद इसे विचारात्मक प्रबंध काव्य कहा है, तो इसके काव्य रूप पर भी चर्चा होती है। फिर महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इसके बाद 10वें कवि हमारे हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी की रचना है असाध्य वीणा, जो एक बहुत ही व्यवहारिक रचना भी है और इसमें कुछ आध्यात्मिक पुट भी है। तो आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों बातें इसमें हैं और जीवन की सार्थकता और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण की भावना, इन सब पहलुओं को भी इस कविता में उठाया गया है। इससे प्रश्न बनते हैं, असाध्य वीणा मूल संवेदना क्या है? असाध्य वीणा का दार्शनिक पक्ष, इसमें एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन और तमाम और भी, तो उस दर्शन को भी इसमें हम देखते हैं। असाध्य वीणा का शिल्प पक्ष, असाध्य वीणा सृजनात्मकता का सवाल, सृजनात्मकता के प्रश्न को इसमें उठाया गया है कि सृजन करने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए और पात्रता की शर्तें क्या हैं। अज्ञे जी ने इस कविता के मार्फत ये बातें उठाई हैं और इसमें अगर बौद्ध दर्शन है तो साथ ही साथ इसमें पाश्चात्य दर्शन भी है, इसमें आप अस्तित्ववाद को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कई दर्शनों का समावेश यहाँ आपको देखने को मिलता है इस कविता में, तो उसे दिखाना है। साथ ही असाध्य वीणा में व्यक्ति और समाज का द्वंद्व भी है और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, ये है इसमें दिखाना। इसके बाद है मुक्तिबोध। 11वें कवि हमारे हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी कविता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्म राक्षस थोड़ा मैं सही कर दूं, गलत हो गया है, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस है ना। तो ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और ब्रह्म राक्षस को इसको एक मध्यवर्गीय चेतना को व्यक्त करने वाली एक बहुत ही श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। आधुनिक काल की श्रेष्ठ कविता में से एक ब्रह्म राक्षस है, लंबी कविता है और इसमें पौराणिक प्रतीक को उठाकर मुक्तिबोध ने जो आधुनिक युग का मध्यवर्गीय व्यक्ति है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसके द्वंद्व को इस कविता में रखा है। मध्यवर्ग का बुद्धिजीवी व्यक्ति जीवन में तमाम तरह के सपने देखता है, परिवर्तनकारी सपने देखता है, बदलाव करना चाहता है, लेकिन कई बार अपनी सीमाओं में कैद होने के कारण वो असफल हो जाता है। इसको इस कविता में उन्होंने रखा है, तो आप इसे देखेंगे। ब्रह्म राक्षस मूल संवेदना, चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह, उसके नाम की सार्थकता, इसी संग्रह में ये कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा है उनका संग्रह है, उसी में ये कविता है। ब्रह्म राक्षस एक प्रतीकात्मक रचना, ब्रह्म राक्षस का शिल्प पक्ष एक फैंटेसी भी है ये, और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। और अंतिम कवि हमारे जो है 12वें कवि, वो हैं कवि नागार्जुन। कवि नागार्जुन की 3 कविताएं हैं, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद, जो एक छोटी कविता है। तो इन तीनों कविताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से आप इनके 2 पक्षों को तैयार कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तीनों कविताओं की मूल संवेदना और तीनों कविताओं का जो शिल्प पक्ष है, बस उसी से सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो यहां हमने दे रखा है अकाल और उसके बाद की मूल संवेदना और फिर शिल्प पक्ष, बादल को घिरते देखा है मूल संवेदना शिल्प पक्ष, हरिजन गाथा मूल संवेदना शिल्प पक्ष और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। तो यानी कि सवाल जितने भी आएंगे इन तीनों कविताओं पे, वो यही 2 ही पक्ष से होंगे। वैसे भी सवाल तो 2 ही पक्ष से ही होते हैं, मैंने बार बार कहा है, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष। तो यहां ज्यादा घुमावदार नहीं होता, सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाए, प्रश्न का स्वरूप जैसा भी हो, आपको उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, या तो भाव पक्ष का है या तो शिल्प पक्ष का है। तो यहां ज्यादा घुमावदार नहीं होते, तो इतने ही टॉपिक इसमें बनते। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो ये पहला खंड है, काव्य खंड, इसमें ये जो हमने एक सूक्ष्म विश्लेषण किया है पाठ्यक्रम का, माइक्रो एनालिसिस ऑफ सिलेबस, अगर आप इतने टॉपिक पे तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बहुत आसानी से, सहजता से आप हिंदी में इस पेपर में आंसर्स आप तैयार लिख सकते हैं और इसमें कोई चेंज भी नहीं होना। हिंदी साहित्य में आप सब जानते हैं, एक बार नोट्स बना लिया, स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया,
इकट्ठा कर लिया। बस इसे देखते रहें, इसके पॉइंट्स देखते रहें, लिखने की प्रैक्टिस करें और एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे इसी से आएंगे। पिछले 18-20 वर्षों से मैं अध्यापन कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ घूमकर आते ही नहीं, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य में अच्छे अंक आने का ये भी एक बड़ा कारण है कि प्रश्न की भाषा बदलती है, प्रश्न का जो भाव है वो नहीं बदलता, प्रश्न का भाव इन्हीं सारे टॉपिक के अंदर होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस टॉपिक को जरूर तैयार करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस माइक्रो एनालिसिस से बहुत लाभ मिलेगा और आप इस टॉपिक को तैयार करके आप हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग सेकंड पेपर का जो दूसरा खंड है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।